गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में पढ़ा था, आज उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज ऐतिहासिक अनुसंधान की विधि कि ऐतिहासिक अनुसंधान होता क्या है, तो इस पर निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार से आज उस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। जैसे कि ऐतिहासिक अनुसंधान के पद, ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत, ऐतिहासिक साक्ष्यों की आलोचना, ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र और ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व क्या है। तो उस दिन जैसे मैं पिछली कक्षा में आपको बताई थी कि ऐतिहासिक अनुसंधान होता क्या है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध भूतकाल या भविष्य को समझाने के लिए हम भूत का विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से मैंने 2-3 राइटरों को आपको परिभाषित भी किया था कि जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार से ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है, जिसके विभिन्न पदों को भूत के संबंध में हम नई सूझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। तो उसमें मैंने आपको उद्देश्य बताया था उससे संबंधित कि उसे और क्या क्या स्रोत होते हैं, तो वह एक सामान्य सा उसके बारे में मैंने उसके प्रकारों को वर्णन बताया था। आज मैं उसको एक एक करके आपको विस्तार से उसके बारे में आज बताने वाली हूँ कि ऐतिहासिक अनुसंधान के पद क्या होते हैं। तो इसमें पद क्या होते हैं, मतलब कि आप किस प्रकार से आप जैसे कुछ विषय लेते हैं, किससे संबंधित आपको पेपर तैयार करना है, तो आप किस किस समस्याओं या किस किस समस्याओं का आप चुनाव करते हैं, उसका सीमा निर्धारण करते हैं। तो इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि समस्या का चुनाव और समस्या का सीमा निर्धारण। दूसरा आता है कि परिकल्पना या परिकल्पनाओं का निर्माण करना। तीसरा आता है तथ्यों का संग्रह एवं संग्रहित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच। चौथा आता है आपको तथ्य विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच। पांचवा आता है परिणामों की व्याख्या और विवेचना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत क्या है, तो मैं उस दिन बताई थी आपको प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। तो क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि स्रोत में क्या क्या आते हैं, तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत मैंने बताया था। एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोत क्या होते हैं। तो जब कोई अनुसंधान क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों को स्वयं और अपने सहभागी या अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा संपर्क करके जो तथ्यों का संकलन करता है, तो यह तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। तो मौलिक अभिलेखों जो किसी घटना या तथ्य के प्रथम साक्षी होते हैं, तो वह होता है हमारा प्राथमिक स्रोत कहलाता है। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे ऐतिहासिक स्रोत के ठोस आधार होते हैं। प्राथमिक स्रोत किसी भी महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है और यह एक प्रत्यक्ष, पारदर्शी और घटना का विवरण हमें देता है। क्या किसी भी संगठन या बैठक का हम विस्तार से विवरण होता है। तो जिस प्रकार से इसमें उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो अधिकारी पत्र आते हैं, अनुमति पत्र आते हैं, घोषणा पत्र आते हैं, आत्मचरित चित्रण आते हैं और कार्यालय संबंधी आलेख आते हैं, विज्ञापन पत्र आते हैं, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आदि। ये सब क्या आते हैं, हमारे प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि हमारा ये प्राथमिक स्रोत और ये हमारा होता है फिर गौण, जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक भी हम बोलते हैं। द्वितीयक स्रोत क्या होता है, तो इस प्रकार से यह द्वितीयक स्रोत और यह हमारी हो जाती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोत क्या होते हैं। तो फिर मैंने अभी बताया कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, जो हमें ठोस आधार पर जो हमें अभिलेख प्राप्त होता है, वो हमारा होता है प्राथमिक स्रोत। दूसरा आता है कि हमारा गौण या द्वितीयक स्रोत क्या होता है, तो जो साक्षी के सम्मुख हमें स्रोत को उपलब्ध नहीं होते, पर तब हम जब ऐतिहासिक अनुसंधान अध्ययनों या हम उसको आरंभ करते हैं एवं विधिवत ढंग से हम कार्य करने के लिए इन साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, तब वह क्या होता है, हमारा सेकेंडरी या हमारा द्वितीयक स्रोत में, जिसमें लेखक घटना के समय उपस्थित तो नहीं होता, बल्कि वह केवल जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित है, उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, उसका उल्लेख का विवेचन हम वहाँ पर करते हैं। तो एक व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है, ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में तत्कालीन घटना से संबंधित व्यक्ति के मुंह से सुने सुनाए वर्णों को अपने शब्दों से व्यक्त करता है। ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक स्रोत या हम गौण स्रोत हम कहते हैं। तो इसमें यद्यपि सत्य का तो अंश रहता है, किंतु यहाँ पर
प्रथम साक्षी से द्वितीयक स्रोत के वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वास्तविकता में कुछ परिवर्तन भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे उसे हमें देश युक्त होने की संभावना भी रहती है। अधिकांश ऐतिहासिक पुस्तकें और इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ जाते हैं कि जिसमें हम जैसे हमारे पुराने जो लेखक या जो भी लिखे रहते हैं, शिलालेख हो गए, मूर्ति हो गए, या तो इस प्रकार की रचनाएं हमारी सब क्या आ जाती हैं, ये हमारी सेकेंडरी स्रोत के अंतर्गत हमारे आ जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों की क्या क्या आलोचना आती है। तो ऐतिहासिक विधि में ऐतिहासिक साक्ष्यों की जैसे कि आलोचना करना, तो ऐतिहासिक विधि में हम निरीक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब जो हो चुका है उसे दोहराया नहीं जाता, अर्थात हमें उसमें साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में साक्ष्यों के संग्रह के साथ उसकी आलोचना या मूल्यांकन भी आवश्यक होती है, जिससे यह पता चले कि किस तथ्य को हम माने जाए या किससे संभावित हम माना जाए या किस साक्ष्य को हम भ्रमपूर्वक माना जाए। इस दृष्टि से हमें ऐतिहासिक विधियों को साक्ष्यों को आलोचना एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अतः साक्ष्यों को आलोचना का मूल्यांकन स्रोतों में सत्यता की पुष्टि तथा इसके तथ्यों की प्रामाणिकता की भी दोहरी विधि से संबंधित है। ये जैसे कि मैंने बताया कि आलोचना की क्रमशः क्या क्या होगी, तो आलोचना में क्या होगा कि यह भी जैसे मैं उस दिन बताई कि आप लोगों को आलोचना दो प्रकार की होती है, एक बाह्य होती है और एक होती है हमारी आंतरिक आलोचना। कि आंतरिक आलोचना क्या है और हमारी बाह्य आलोचना क्या है। तो बाह्य आलोचना क्या होती है? बाह्य आलोचना का उद्देश्य साक्ष्यों के उद्देश्यों की सत्यता की परख करना होता है कि आंकड़ों के स्रोत विश्वसनीय है या नहीं है। इसका संबंध हमारे साक्ष्यों की मौलिकता निश्चित करने से है। तो बाह्य आलोचना के अंतर्गत हमें साक्ष्यों के रूप, रंग, समय, स्थान या परिणाम की दृष्टि से यथार्थता की जांच हम करते हैं। हम इसके अंतर्गत यह देखते हैं कि जो साक्ष्य लिखा गया है, जिस शैली से लिखा गया है या लिखने में जिस शैली का प्रयोग किया गया है या जिस भाषा का प्रयोग किया गया है या हस्ताक्षर आदि प्रयुक्त हुए हैं या नहीं हुए। तो मौलिक घटनाओं के समय की उपस्थिति थी या नहीं, यदि उपस्थित नहीं थे तो साक्ष्य नकली माना जाएगा। अगर उपरोक्त की बातों का परीक्षण करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं कि किन किन प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो हम शोध करते हैं या कोई भी हम पत्र लिखते हैं या हम रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन आगे हमारे बाह्य आलोचना से संबंधित कि क्या क्या आते हैं, तो लेखक कौन था या उसके चरित्र या व्यक्तित्व उसका कैसा था। फिर आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएंगे कि संबंधित घटनाओं में उनकी रुचि कैसी थी, जिस संबंध में वो लिख रहे हैं तो उस समय उनकी रुचि कैसी थी। फिर नेक्स्ट आता है कि घटना का निरीक्षण उसने किस मनस्थिति में किया है। जैसे कि कोई भी हम कविता पढ़ते हैं हिंदी की, तो जैसे छायावादी अगर हम कविता ले लेते हैं तो उस समय के काल के हमें रचनाकारों की कविताओं में जैसे उनकी मनस्थिति हमें क्या दिखती है कि वो प्रकृति से मानव को प्रेरणा लेते हुए उसमें मानवीकरण उसमें किया है। मतलब प्रकृति को उन्होंने एक मानव के रूप से उसके सौंदर्य वर्णन वहाँ पर प्रकृति के साथ उसका तालमेल या तुलना करते हुए बताया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवादी कवि भी हैं, तो उस समय जैसी जैसी स्थिति थी, जिस समय समाज में किस प्रकार से शोषक और शोषण वर्ग की किस प्रकार से उस समय प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में हमें जो कविताएं लिखी गई वो हमें शोषण या शोषित या राजा वर्ग हो गए, भ्रष्टाचार वर्ग हो गए या पूंजीपति किस प्रकार से शोषण कर रहे थे निम्न वर्गों का। तो इस प्रकार की हमें कविता उस समय हमें देखने को मिलती है। फिर हमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा आंतरिक आलोचना क्या है। तो आंतरिक आलोचना के अंतर्गत हम सार में निहित तथ्य या सूचना का मूल्यांकन हम करते हैं। आंतरिक आलोचना का उद्देश्य होता है साक्ष्य आंकड़ों की सत्यता या महत्व को सुनिश्चित करना होता है। अतः आंतरिक आलोचना के अंतर्गत हम विषय वस्तु की प्रामाणिकता व सत्य की परख हम करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसका उत्तर हमें किस प्रकार से और किस प्रयासों से हमें उत्तर की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं कि घटना के कितने समय के बाद लेखक ने यह लिखना प्रारंभ किया था या
क्या लेखक ने वर्णित घटनाओं को स्वयं देखे हैं, क्या लेखक घटना को विश्वसनीय निरीक्षण होते हुए समक्ष था, या फिर उस समय देख सकते हैं कि क्या लेखक धार्मिक, राजनीतिक या जाति या पूर्व धारणा से प्रभावित नहीं था, या लेखक ने किसी अन्य लेखक या किसी सामान्यता को उसने देखा था करके। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारी बाह्य आलोचना और आंतरिक आलोचना में हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आलोचना किस प्रकार से होती है कि बाह्य आलोचना और आंतरिक आलोचना में क्या क्या अंतर है। तो ये इसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या होता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसे निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार से हैं कि पहला है बड़े शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार। तो जैसे हम देख सकते हैं अज्ञे हो गए या जैनेन्द्र हो गए, सब क्या है, ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए हैं। और ईलाचंद जोशी, इन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके जो मन की कुंठाएँ हैं या अंदर में जो संत्रास या पीड़ित हैं वो सभी पर अपनी कविताएं उस समय लिखी थी। तो इस प्रकार से हम मनोवैज्ञानिक कविता या लेखकों के हम उनके कविताओं को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या उन पर हम अपने पेपर या हमें उन किस प्रकार से उनके मनोवैज्ञानिक विचारों को हम नवीन रूप आज की धारणाओं से हम दे सकते हैं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सेकंड आता है कि संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य, कि कहाँ कहीं संस्थाओं में किए गए कार्य हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचार के विकास की स्थिति। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन। नेक्स्ट आता है एक विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव एवं स्रोत का अध्ययन। तो फिर आता है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व क्या है, कि जब कोई अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान समस्या के अध्ययन या अतीत की घटनाओं के आधार पर करके वह जानना चाहता है कि किन किन समस्याओं को विकास करके किस प्रकार से वह क्यों और किस प्रकार से करता है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें ऐतिहासिक अनुसंधान के समय करने में। तो पहला पॉइंट आता है कि अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान, कि किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर हमें सामाजिक मूल्यों या अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों के अध्ययन करके यह ज्ञात किया जाता है कि इससे संबंधित समस्याएं अतीत की किस प्रकार से जुड़ी है। यह भी ज्ञात किया जाता है कि इससे संबंधित समस्याओं में विकास कैसे कैसे और क्यों हो रहे हैं, किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड पॉइंट आता है इसके अंतर्गत हम, पहला था हमारा अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान। सेकंड आता है हमारे परिवर्तन की प्रकृति के समझने में सहायक। तो इसमें हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान में अनेक ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं जिसमें परिवर्तन की प्रकृति को समझना आवश्यक होता है। जैसे कि हमारे सामाजिक परिवर्तन या सांस्कृतिक परिवर्तन या प्रौद्योगिकी नगरीकरण से संबंधित समस्याएं प्रकृति के विशेष रूप से हमें परिवर्तन की प्रकृति में ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रयोग के द्वारा हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है, जैसे 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन क्या है। तो व्यवहार परक और विज्ञान में व्यवहार से संबंधित अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिसका हम क्रमिक विकास हम करते हैं कि कैसे हुआ। इन समस्याओं का हम वर्तमान स्वरूप पर अतीत का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि द्वारा ही किया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्यवहारिक उपयोगिता, कि यदि कोई अनुसंधानकर्ता सामाजिक जीवन में सुधार से संबंधित कोई कार्यक्रम या योजना लागू करना चाहता है तो वह ऐसी समस्याओं का ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर अध्ययन कर अतीत में की गई गलतियों को वह सुधार भी सकता है और वर्तमान में सुधार कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास वह कर सकता है। तो यह थी हमारी निम्न प्रकार की विधियाँ कि किस प्रकार से हम ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं। तो यह आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया है। अब हम अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।